नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। आप लोगों का संकल्प क्लासेस ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज बात करते हैं हम पेट परीक्षा 2023 की। पेट परीक्षा 2022 अभी पिछले महीने हुई है, आपको पता है। तो अब हमारे पास पूरा एक साल है पेट परीक्षा 2023 की तैयारी करने के लिए। तो हम शुरुआत से ही ऐसी तैयारी करेंगे कि 2023 की परीक्षा में हम ऐसा स्कोर करें जिससे कि हर एग्ज़ाम के लिए हम बिल्कुल सेफ़ हों और सारे एग्ज़ाम हमको देने को मिले। जैसा कि पिछले साल आपने यानी कि पैट जो सबसे पहली बार हुआ तो आपने देखा था कि बहुत से कैंडिडेट्स को इस दिक्कत का सामना करना पड़ा कि उनका स्कोर अच्छा था, यानी कि 60 भी वो टच हुए, 60 प्लस भी हुए, उसके बावजूद भी उनका लेखपाल परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। इस वजह से ये कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा टेट परीक्षा में, यानी टीईटी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है टीचर बनने के लिए, आप लोग में बहुत से लोग जानते होंगे या बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने जो है डीएलएड या बीएड वगैरह कर रखा होगा, तो वो जानते होंगे इस बारे में कि टीईटी की परीक्षा में क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, 60%। तो उसमें थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन इसमें क्या है, किसी को नहीं पता कि किस एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा टफ बना दिया गया है, ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ हो गया। एग्ज़ाम टफ नहीं है, परीक्षा देना बहुत ईजी है। एग्ज़ाम पेपर बहुत ईजी आता है। इस बार का पेपर उठा के देखिए, बहुत ईजी पेपर था, ठीक है। मतलब बहुत ईजी से मतलब बहुत ईजी नहीं कहा जा सकता, कोई ये नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान था, लेकिन इतना टफ भी नहीं था। दूसरे परीक्षा से अगर हम उसका कंपेयर करें तो इतना टफ पेपर भी नहीं था। लेकिन अगर आप ये देखें कि परीक्षा को इतना टफ बना दिया गया है कि आप जब तक 70 प्लस स्कोर नहीं होंगे तो आप सेफ ही नहीं है, समझिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यानी कि आपको 70 प्लस तो करना ही करना है, बल्कि ये भी हो सकता है बहुत सी परीक्षा ऐसी होंगी जिसमें 75 और उससे ऊपर आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको वो एग्ज़ाम देने को मिलेगा। खैर, मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं में जाऊँगा, लेकिन देखिए, नए कैंडिडेट्स के लिए, जो फ्रेशर हैं उनके लिए, या जो अभी 1 या 1.5 साल से ये तैयारी कर रहे हैं बट इस बार ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं कर सके हैं, या पिछली बार सबसे पहली बार भी उन्होंने पैट दिया था लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोर वो नहीं कर सके थे, तो मैं उनके लिए ख़ास तौर से बता देना चाहता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम सॉरी एग्ज़ाम बहुत ईजी है, कोई हेडेक और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस आपको फोकस करना है पैट परीक्षा पे, किसी दूसरी परीक्षा के चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। केवल पैट परीक्षा में ही आप दिमाग लगाइए अपना, क्योंकि आपने 12 पास किया है। आप अगर ग्रेजुएट है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका स्टैंडर्ड और अच्छा हो गया, आपके समझने की क्षमता और बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप 12 पास हैं तो आप ये समझ लीजिए आपको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आता। बस आपको अपना थोड़ा सा मेथड चेंज करना है। अभी तक आप पढ़ते थे लिख करके नंबर लाने के लिए, यानी कि 10वीं और जो 12वीं की परीक्षा होती है, सभी जानते हैं, जितना लिखेंगे मतलब कॉपी नहीं भरना, जितना लिखने से मतलब ये है कि आपने वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, वेरी शॉर्ट होते थे, तो उस तरह से उसका एक मेथड अलग होता था। लेकिन यहाँ क्या है, वही चीज़ें हैं, कुछ अलग से नया नहीं है, वही चीज़ें हैं, बट प्रतियोगिता के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से आपको पढ़ना है। कंपटीशन वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह से आखिर आपको पढ़ना है। अब देखिए, पैट परीक्षा का हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। जो नए कैंडिडेट हैं वो समझ लें, या जो पुराने कैंडिडेट भी अगर वो नहीं समझ सके हैं अभी तक सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में हम आपको आज बताते हैं। देखिए, पैट 2023 की ही बात करते हैं, तो यहाँ हम 2023 ही लिख देते हैं, जिससे कि आपके माइंड में रहे कि अब हम 2023 के लिए फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, पैट परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यानी कि आप सोचिए 12 सब्जेक्ट, बल्कि इससे भी ज़्यादा समझिए 12 अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट इसमें जो है डाले गए हैं। इन सब से क्वेश्चन आते हैं। बट आप ये समझ लीजिए, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आप इसको सिर्फ क्वालिफाई नहीं कर सकते, बल्कि बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसके सिलेबस के बारे में। चूँकि देखिए, सिलेबस ही सबसे मेन है, सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने बहुत अच्छे से अगर सिलेबस को समझ लिया है। क्योंकि देखिए, कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये पता हो कि आपको क्या पढ़ना है।
और किस तरह से पढ़ना है, और आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको पढ़ना ही नहीं है, छोड़ते रहना है। क्योंकि अगर आपने सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये परीक्षा जो है फैक्चुअली होती है, कॉन्सेप्चुअल नहीं होती। कॉन्सेप्ट, हालांकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो ज़रूरी है ये, लेकिन ये परीक्षा फैक्चुअली होती है, इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ड्रॉप करना पड़ती है जान करके। चूँकि और वो चीज़ हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फोकस नहीं करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पे डीप फोकस करना है बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए पेट परीक्षा के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री, ठीक है। सेकंड आता है ज्योग्राफी, थर्ड आता है पॉलिटी, फोर्थ आता है इको यानी इकोनॉमिक्स, फिफ्थ आता है साइंस, सिक्स आता है मैथ, सेवेंथ आता है रीजनिंग, ठीक है। एट्थ आता है हिंदी, नाइन्थ आता है इंग्लिश, टेंथ आता है डीआई बताएंगे आपको क्या होता है। 11th आता है करंट अफेयर, 12th आता है जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस इसको कहते हैं। अब देखिए ये 12 टॉपिक हो गए। इन 12 टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? केवल 100। और सोचिए 12 96, 12 जा 26 यानी अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन, केवल 8 क्वेश्चन पर टॉपिक, सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ हर टॉपिक से 8 क्वेश्चन नहीं मिलते, ये मैंने एक एवरेज बताया। हिस्ट्री से आपको 2 पार्ट आते हैं। एक आता है इंडियन हिस्ट्री, इसमें आपको एशियंट हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि ये वो पार्ट है। देखिए ये तो वो पार्ट हो गया जो एशियंट हिस्ट्री हो गया, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास जो कहलाता है। और ये हो गया मिडवेल यानी कि जिसमें सल्तनत काल, मुगलिया सल्तनत और मराठा वगैरह आ जाते हैं, पानीपत के युद्ध वगैरह। और ये पार्ट आप जानते हैं, ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 1700 के बाद का जो इतिहास है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आ जाना और फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो टाइम होता है, नवाबों का दौर, थोड़ा बहुत नवाबों का दौर यानी कि मुगलिया सल्तनत का जो पतन होना शुरू हुआ और नवाबों का जो दौर रहा, हालांकि काफ़ी लंबा टाइम रहा उनका दौर भी, तो वहाँ से लेकर के जो है 1947 भारत की आज़ादी तक का जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो ये वो पार्ट हो गया। हालांकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस पूरे पार्ट से केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल 5। यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों पार्ट मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आमतौर से देखा जाता है कि 2 इससे पूछे जाते हैं, 2 इससे पूछे जाते हैं, 1 इससे पूछा जाता है। वैसे सॉरी 2 मॉडर्न से और 2 एशियंट से और 1 मिडवेल से, लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करता है। क्योंकि ये जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस अकेले पार्ट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंदर पूछा जाता है लगभग मान के चलिए सन 1900 से लेकर के 1947, यानी कि वो जो टाइम पीरियड था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, यानी गांधीयन युग जो कहलाता है। और अप्रॉक्स ये समझ लीजिए कांग्रेस के उदय से, यानी कि जो है लगभग राउंड फिगर समझिए कि 1900 प्लस
ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, बाकी इधर उधर भी थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें हैं। 1900 मान के चलिए, वैसे 1905 से ही माना जाता है, करजन के टाइम से। खैर, तो ये वो टाइम पीरियड, यानी कि इसमें पूरे भारत का संपूर्ण इतिहास जो है, तीनों पार्ट, 5 क्वेश्चन। इसमें अकेले केवल 50 साल की जो हिस्ट्री है भारत की, समझ गए, वो उससे केवल 5 क्वेश्चन पूछा था। तो 10 क्वेश्चन हमारे ये हिस्ट्री से हो गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन। ठीक है, और ज्योग्राफी के सॉरी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मोस्टली इंडिया को ही फोकस किया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है कम क्वेश्चन उठाए जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पूरा ही है। वर्ल्ड हिस्ट्री में मेन चीज़ें पढ़नी है, महाद्वीप के बारे में फिजिकली, और मेन चीज़ है वो जब हम पढ़ाएंगे डिटेल में। बाकी इसमें भी सबसे अच्छी बात यूपी पॉलिसी ने इसमें ये की है पट परीक्षा के लिए पहले ही साल से, कि इसके अंदर भी उन्होंने बाकायदा टॉपिक वाइज, यानी कि हिस्ट्री बताया, हिस्ट्री में साथ में जैसे ज्योग्राफी बताया, हिस्ट्री बताया, पॉलिटी बताया, इसके अंदर भी उन्होंने बाकायदा टॉपिक मेंशन किए, इस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम आगे और डिटेल में आपको इसका सिलेबस पूरा बताएंगे। तो फिलहाल बात करते हैं, तो ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही पूछे जाएंगे, मेनली फोकस इंडियन ज्योग्राफी पर होता है। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से। ठीक है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था पूरी, पॉलिटी। ठीक है, और बाकी पूरी नहीं, संपूर्ण नहीं पूछे जाते, तो टॉपिक पॉलिसी ने बताया केवल उन्हीं को फोकस करना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी खास बात यह है कि उन्होंने पंचवार्षिक योजनाओं को ज़्यादा फोकस किया है। कुछ बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जीएसटी वगैरह है, और कुछ एक और अच्छे टॉपिक हैं, बहरहाल उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स 5 क्वेश्चन। इसी तरीके से साइंस है, यानी तीनों साइंस, इसमें उन्होंने टॉपिक वाइज नहीं बताया, लेकिन तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। अच्छा, मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स में भी जो है मैथ्स में बड़े अच्छे टॉपिक उन्होंने रखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ्स में सारे टॉपिक वो हैं जो आपने 10th में 12th में पढ़े हैं। बस मैंने अभी जो कहा था थोड़ी देर पहले कि आपको थोड़ा सा पढ़ने का मेथड चेंज करना है। 12th में 10th में जो हम पढ़ते थे, वहाँ तरीका अलग होता था। क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको पता है कि हाँ ये इसका आंसर है, ऐसे निकालूंगा मैं, लेकिन आपको पूरा हल देना है वहाँ पर। ये 10th में होता था, 12th में होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर क्लिक हो गया, अब आंसर मार दिया, को मतलब ही नहीं है, कैसे भी लाइए, आपको आंसर से मतलब है, केवल यहाँ ही है। तो खैर, मैथ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग अगर बहुत से लोगों को नहीं लगेगी तो उनके लिए जो है ऐसी कोई बात नहीं, रीजनिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। अच्छा, हिंदी की बात अगर करें तो हिंदी में भी 5 क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, हिंदी में 5 नहीं, हिंदी में 15 क्वेश्चन पूछेंगे। हिंदी के 2 पार्ट कर दिए इन्होंने। एक तो 5 क्वेश्चन जनरल हिंदी से पूछे जाते हैं, इसमें जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची, संज्ञा वगैरह, ये सब चीज़ों से फोकस किया जाता है, संधि वगैरह, संधि समास। ठीक है, और 10 नंबर का होता है अपठित गद्यांश। अच्छा, इसी तरीके से इंग्लिश में जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन में पार्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये बहुत इजी आता है। सिनोनिम एंटोनियम के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा और 2 या 3 क्वेश्चन पैराग्राफ से दे देगा, बात खत्म होगी। DI, हाँ, DI के 20 क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे स्कोरिंग है, बहुत इजी भी है, बट कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपको कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो ये 20 नंबर आप गंवा भी सकते हैं। 20 में 5 भी हासिल कर सकते हैं, 7 भी हासिल कर सकते हैं, 10 भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी है तो 20 में 20 क्वेश्चन आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा DI के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कौन मर गया, कौन जी गया, पुरस्कार हैं, स्पोर्ट्स में है, नई एप्लीकेशंस हैं, और जो है
राष्ट्राध्यक्ष हैं, विदेशों के मुख्य जो है विदेश में दूसरे देशों के प्रधान अध्यक्ष जो होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कौन नए बने हैं, कौन हट गए, इसको जेल हुई नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हमारे भारत में या भारत के बाहर चलने वाली अड़ोस पड़ोस के देशों में या और दूसरे देशों में जो चीज़ें गतिविधियाँ चलती होती हैं उन सब के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन तकरीबन, ये भी बड़ा स्कोरिंग है। अगर अच्छे से आपने करंट को पढ़ लिया तो 10 में से 6-7 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही होने की संभावना होती है। इसके अलावा ये सबसे अच्छा टॉपिक भी है, लेकिन सबसे ख़राब भी इसको कह सकते हैं। दोनों ही बातें हैं इसके लिए, चूँकि सबसे बड़ी बात है कि जीके जनरल अवेयरनेस, वैसे तो बहुत ब्रॉड इसका सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इसका क्राइटेरिया बड़ा है, समंदर की तरह है कि कोई लिमिट ही नहीं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो SSC ने टॉपिक दिए ये टॉपिक लिमिटेड है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया बहुत अच्छे से तो ये 10 नंबर इसमें पूछे आते हैं। तो ये 10 नंबर आपके बिल्कुल सोना है, सोना। 10 में से 8 तो हर हाल में आप टिक कर लेते हो, वरना 10 में 10 क्वेश्चन ये सही होते हैं। इस तरीके से आपको हम देखते हैं 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 60 नंबर तो आपके यही होंगे। 1 2 3 4 5 6 बचे, 7 8 5 40, 60 और 40, यानी कि ये आपका 100 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। तो ये आज हमने आपको इसके बारे में बताया। बाकी डिटेल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। पैट परीक्षा के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, अब हम इसकी तैयारी कराने वाले हैं। साथ ही साथ आपको आगे बात करेंगे वीडियो एग्ज़ाम 2018 की एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। अभी आपसे विदा लेते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।